नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओटीटी क्लास। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं। आज हम घटनाचक्र पूर्वावलोकन के सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें से पहला ईवीएस है और इसका पहला चैप्टर हम कर रहे हैं। तो तैयार हो जाइए पेन कॉपी लेके। ये क्वेश्चन मात्र एक प्रैक्टिस है या एसटी समझ लीजिए। आप अपने कॉपी पे क्वेश्चन एक लिख के उसका ऑप्शन सही लिखिएगा मेरे बताने से पहले। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, पर्यावरण से अभिप्राय है, मतलब क्या अभिप्राय है या अभिप्राय है। ए ऑप्शन, भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व है, मतलब अस्तित्व में है। ठीक है। ऑप्शन बी, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए हैं होती हैं। ठीक है, मतलब चारों तरफ जो घेरे हुए हैं। ऑप्शन सी, भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक एवं व्यवस्था जो अंतर संबंधी होते हैं। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो अब आपका जवाब आ गया होगा, ऑप्शन डी होगा ये। ठीक, मैं भी कोशिश करता हूँ बताने की, अगर मुझे ध्यान है पहले। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। पर्यावरण किससे बनता है? जो पर्यावरण है वो किससे बनेगा? ए ऑप्शन, जैविक घटकों से। बी, भू आकृतिक घटकों से। सी, अजैव घटकों से। डी, उपरोक्त सभी से। अब आप बताइए क्या होगा। मुझे डी, ठीक, मेरे हिसाब से डी सही है। आगे बढ़ते हैं। मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि फिर मैं बाद में उसको करेक्ट भी करूँगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। समानता पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? मतलब जो पर्यावरण का वर्गीकृत किया जाता है उसमें से कौन सा पार्ट नहीं है? जैसे ऑप्शन ए, परिचालन पर्यावरण। ऑप्शन बी, भौतिक पर्यावरण। ऑप्शन सी, सांस्कृतिक पर्यावरण। ऑप्शन डी, जैविक पर्यावरण। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। आप ए, परिचालन पर्यावरण कोई पार्ट नहीं होता, बाकी सांस्कृतिक, भौतिक और जैविक ये सब पार्ट होते हैं। ठीक, इस पार्ट में वर्गीकृत किया जा सकता है। मेरे बताने से पहले अगर आप क्वेश्चन 3 के आगे अगर ए लिख लेते हैं, ये जान लीजिए आपका एसटी है। मेरा कहने का तात्पर्य, कराने का यही तात्पर्य है कि आप एसटी दीजिए तो प्रीवियस ईयर का दीजिए ना। आलतू फालतू क्वेश्चन देने से अच्छा है आप प्रीवियस ईयर का देंगे, थोड़ा सा सही होगा, ऑथेंटिक होगा। चलिए, ये कौन सा चैप्टर था मैंने बताया नहीं, एक पार्ट है धारणीय विकास या सतत विकास। सतत विकास की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इसका पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक, नंबर 1, नीचे दिए गए कथनों, जो कथन है जिनमें से कथन ए और दूसरा कथन बी उसका कारण है, आर जो है उसका कारण है। तो कथन ए पढ़ते हैं, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। ठीक, कारण देखते हैं आर जो है, सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतों पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे, ये उसका कारण है। नीचे दिए नीचे दिए गए कूट में से कौन सा सही है? ठीक, हम पढ़ते हैं आर। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। आर कथन ए का सही व्याख्या है। ठीक, बी ऑप्शन पढ़ते हैं, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर कथन ए का सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी की तरफ बढ़ते हैं, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी बढ़ते हैं, ए गलत है परंतु आर सही है। अब आपको अपना उत्तर मिल गया होगा। मैं बताने चाह रहा हूँ ऑप्शन ए, मतलब ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या है। ऑप्शन नंबर में ए में यही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, मैंने बोल दिया उस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास, मतलब सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके सॉरी, ठीक, पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन था, ठीक है, जो ये धारणीय विकास था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो था, सतत विकास, उस पर किस पे बात हुई, चर्चा हुई? नंबर 1 ऑप्शन देखते हैं, जलवायु परिवर्तन पर पहला प्रतिवेदन पर। दूसरा, ओवर कॉमन फ्यूचर, जो हमारा ओवर कॉमन फ्यूचर है उस पर। सी, जलवायु परिवर्तन पर दूसरा प्रतिवेदन। या डी, पाँचवा मूल्यांकन प्रतिवेदन। इनमें से आपका ऑप्शन आ गया होगा, ऑप्शन बी, ओवर कॉमन फ्यूचर पे हम बात किए थे। ठीक है, 1987 में जो धारणीय विकास था, सतत कंटिन्यूअस विकास जो था वो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। ये है क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा छोटा करते हैं। हाँ, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है, तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर में दीजिए। उसे क्रमानुसार करना है, कौन सा पहले घटना आई थी फिर कौन दूसरा। नंबर 1 आया था इसमें रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन। दूसरा इसने बताया ब्रंट लैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन। तीसरा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। चौथा, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन। थोड़ा सा हेजिटेशन हो जा रहा है इस पढ़ने में, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन था, मतलब किस बात पे बात हुई थी? ए ऑप्शन था जलवायु परिवर्तन पर पहला प्रतिवेदन था ये 1987, या बी ऑप्शन आवर कॉमन फ्यूचर था, ठीक, सी जलवायु परिवर्तन का दूसरा प्रतिवेदन था, या डी पांचवा मूल्यांकन प्रतिवेदन था। तो ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है, आवर कॉमन फ्यूचर था। ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित घटना का कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनिए। आगे नंबर 1 पे दिया है रियो पृथ्वी सम्मेलन, 2 पे दिया है ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन, तीसरे पे दिया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन, चौथे पे दिया है द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो पहला कौन आया था? पृथ्वी शिखर आया था। अब आप बताइए पहला कौन आया था? ऑप्शन नंबर बी सही है। पहला आया था द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट आई थी, दूसरे पे आया था ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट आया था, तीसरे पे आया था तीसरा था कौन? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिपोर्ट, चौथे पे था पहला रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये स्थान भी है उनका। ठीक है, चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन, बी ऑप्शन बी भौतिक संसाधन, ऑप्शन सी औद्योगिक संसाधन, ऑप्शन डी सामाजिक संसाधन। तो हम देखते हैं ये कौन सा होगा। आप अपना आंसर बता चुके होंगे, ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सतत विकास के लिए आवश्यक है, पांचवा क्वेश्चन कर रहे हैं, सतत विकास के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 1 जैविक विविधता का संरक्षण, ऑप्शन बी प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, ऑप्शन सी निर्धनता को घटाना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपका ऑप्शन आ चुका होगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी का सतत विकास के लिए आवश्यक तत्व थे ये सब जितने थे। अब आते हैं अगला पॉइंट है, टॉपिक पढ़ते हैं। प्रकृति ने कार्बन एवं जल चक्र कार्बन चक्र और जल चक्र के बारे में जो क्वेश्चन आए हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप अपने नोट्स पे विश्वास रखिए, बाकी एसटी से कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 इसका क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 प्रकाश संश्लेषण, 2 श्वसन, 3 जैविक पदार्थ का अपक्षय, 4 ज्वालामुखी क्रियाएं। उपरोक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं? जितने हैं वो। अब ऑप्शन ए है केवल 1 और 4, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 2, 3, 4, ऑप्शन डी है 1, 2, 3, 4। तो आप बता चुके होंगे कौन सा होगा, ऑप्शन सी 2 और 3, 4 प्रकाश संश्लेषण में जोड़ती नहीं, इसको तोड़ती हैं, सोख लेती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए ये नहीं होगा, उसमें कार्बन वो ऑक्सीजन बनता है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण में। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसके अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता? भाई अभी हमने पढ़ा है प्रकाश संश्लेषण के बारे में, मैं ऑप्शन भी नहीं दूंगा इसका। श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण है, जैविक पदार्थ का क्षय है और ज्वालामुखी क्रियाएं हैं। अभी हमने जस्ट ही पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण की ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऑक्सीजन बनाती हैं। ठीक, ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड कोई मतलब नहीं हो, तो और ख़त्म करते कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है? ऑप्शन ए कार्बन चक्र में, ऑप्शन बी हाइड्रोजन चक्र में, ऑप्शन सी जल चक्र में, ऑप्शन डी नाइट्रोजन चक्र में। आपका ऑप्शन आगे होगा ऑप्शन सी जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, देखिए आप अपने आप को ही कंपेयर कर सकते हैं और आप अपने आप से तो ईमानदारी रख ही सकते हैं। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप कीजिएगा और एसटी के रूप में से यूज़ कीजिएगा, तभी इसका आपको लाभ मिलेगा, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए हम फिर से अगले क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन देते हैं। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है? ऑप्शन ए हवा के दाब पर, बी वायुमंडल में नमी पर, सी जल चक्र पर,
डी तापक्रम पे। चारों ऑप्शन अच्छे हैं। अब आप बताइए। ऑप्शन बी वायुमंडल में नमी पर, आर्द्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, यहाँ पे वायुमंडल नमी की जगह पे आर्द्रता आ जाएगा तब भी वही सही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कोई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि ए नई मिट्टी में ईस्ट खनिज पदार्थों नहीं रहते, जो नई मिट्टी हो तो ईस्ट खनिज पदार्थ नहीं रहते। ऑप्शन बी अधिकांश मूल रोम की नई मिट्टी को अधिक शक्ति से जकड़ लेते हैं। सी प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। डी प्रतिरोपण के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो आपका ऑप्शन आ गया होगा, कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। जो ये मूल होते हैं, इसके जड़ें होती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं जब प्रतिरोपण जब हम लगाते हैं, तब जब मिट्टी में धंसाते हैं तो उसकी जड़ें नष्ट हो जाती हैं। नष्ट मतलब टूट जाती हैं या कुछ हो जाए। तो अब हम अगला टॉपिक है वायुमंडल से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये सब आपके नोट्स में होगा या पुरानी बुक में होगा, बस ये इसलिए करा रहा हूँ कि आप एक बार रिकॉल कर सकें। ठीक, अब इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं वायुमंडल का। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? सीधे चैप्टर का ही नाम पूछ लिया इन्होंने, वायुमंडल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वायु एक है, देखिए ऑप्शन एक यौगिक है, दो तत्व है, सी मिश्रण है, डी विद्युत अपघट्य है। तो आप पता चल गया होगा, यौगिक और मिश्रण में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा लोगों को, लेकिन ये मिश्रण है। ऑप्शन एक मिनट, ऑप्शन सी वायु एक मिश्रण में है। ठीक, ऑप्शन क्वेश्चन 3 करते हैं। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, जो शुष्क हवा है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है, परसेंटेज पूछ रहा है। आपका जवाब आ जाएगा 21%, ऑप्शन बी 27%, ऑप्शन डी 50%, ऑप्शन डी 78%। आपका ऑप्शन आ गया होगा 78%, ऑप्शन डी। ठीक, अब आते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। निम्न नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती? मतलब कौन सी नोबल गैस है जो वायु में नहीं पाई जाती? ए हीलियम, बी आर्गन, सी रेडान, डी नियॉन। तो आपका जवाब आ गया होगा सी रेडान। ये वायुमंडल में अनुपस्थित होती, सीधे कह सकते हैं कौन सी गैस वायुमंडल में अनुपस्थित होती है, एक ऐसी इकलौती गैस है जो रेडान है। आगे बढ़ते हैं। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है, अभी हमने पढ़ा था, ए ऑक्सीजन का, बी कार्बन डाइऑक्साइड का, सी नाइट्रोजन का, डी हाइड्रोजन का। तो सी नाइट्रोजन का। कितना? 78%, अभी पढ़ा था हमने। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह है, फिर वही क्वेश्चन, जिसकी प्रतिशतता ज़्यादा होगी वही मात्रा ज़्यादा होगी। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन। तो ऑप्शन डी होगा नाइट्रोजन। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन हो गए, 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ, जो पेड़ पौधे हैं, समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? हमको वनस्पति से कौन सी गैस प्राप्त होती है, कहना ये चाह रहा है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी जलवाष्प, डी ऑक्सीजन। कमी होगी, अगर पूछता अधिकता होगी तब एक क्वेश्चन बन सकता था, कमी होगी तो एक बन सकता। कमी बताइए, ऑप्शन डी ऑक्सीजन, क्योंकि पेड़ पौधे ऑक्सीजन बनाते हैं। अगर नहीं रहेंगे तो अधिकता किसकी हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि हम सब जंतु जितने हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक, दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधे का नहीं है? ठीक, ए ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, बी सौर का अवशोषण, सी वायु का प्रदूषण, डी ऑक्सीजन की विमुक्ति। अब आप बताइए कौन सा कार्य नहीं होते? देखिए पेड़ पौधे बहुत उपयोगी हैं, ठीक, इसीलिए इनको लगाया जाता है। सौर का अवशोषण पेड़ पौधे कर लेते हैं सड़क के किनारे, इसीलिए लगाया जाता है। अब आप बताइए, मैं बता रहा हूँ ऑप्शन सी वायु का प्रदूषण। ये वायु प्रदूषण को नहीं रोकते, बाकी सब चीज़ें करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, सौर का अवशोषण करते हैं, ऑक्सीजन को विमुक्त करते हैं, मतलब बनाते हैं। ठीक है, ये सौर वाला इसलिए कि आप देखेंगे हाईवे के चारों बगल इधर उधर बीच में भी पेड़ लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि सौर और लाइट के रिफ्लेक्शन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, पर्यावरण सुरक्षा। इस पर जो क्वेश्चन आए वो देखेंगे। ये अगला टॉपिक होगा हमारा, सॉरी यही था। आगे हम पर्यावरण सुरक्षा पढ़ेंगे, ये यहीं तक अपना था। तो आपको जैसा भी लगा हो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। थोड़ा इस समय मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, तो ये मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा तकलीफ हो रही है, बाकी धीरे धीरे सही हो जाएगा। ठीक, जय हिंद, जय भारत।